हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पर आपका स्वागत है। आज वीडियो बात आज की वीडियो में बात करेंगे रीट परीक्षा 2025 को लेकर। 2025 में जो रीट आयोजित होगी उसमें लेवल 1 और लेवल 2 के विद्यार्थियों के लिए मनोविज्ञान का जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। यानी जो 27 फरवरी को पेपर आयोजित होगा उसमें लगभग मनोविज्ञान के 30% यहाँ पे पूछे जाते हैं और ये पूरे 30% मनोविज्ञान से ही संबंधित होते हैं। अगर आप मनोविज्ञान की अच्छी तैयारी करते हैं तो आप 30 में से लगभग 25 के आसपास आप नंबर ला सकते हैं। अगर आप 25 तक नंबर लाते हैं तो आप रीट में आसानी से अपनी पात्रता हासिल कर सकते हैं। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी है या आपने बीएड कंप्लीट कर रखी है या बीएड रनिंग चल रही है तो भी आप पात्रता का फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपके लिए ये वीडियो है अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के वीडियो में लगभग हम 40% लेकर आए हैं और इन 40% में से आपके कितने परसेंट राइट होते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपके 40 में से कितने परसेंट राइट हो रहे हैं और आपका मनोविज्ञान के क्षेत्र में कितना दायरा बढ़ा हुआ है। यानी आपने अभी तक जो बुक से पढ़ा है उससे आपने कितने परसेंट आप राइट कर पा रहे हो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पर्सन की। किशोरा अवस्था की अवधि क्या होती है? चार तरह की अवस्था होती है। शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसमें जो किशोरा अवस्था की जो अवस्था है वो आपके 12 से लेकर 19 वर्ष तक की जो किशोरा अवस्था होती है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा 12 से 19। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? यानी मनोविज्ञान में नहीं आता है। तो राजनीतिक मनोविज्ञान है जो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी औद्योगिक, विकृत मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान इसके अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसका निश्चय केवल अनुवांशिकता के आधार पर होता है? तो केवल जो अनुवांशिकता के आधार पर जिसका निश्चय होता है वो है बुद्धि। तो इसका ऑप्शन राइट रहेगा बुद्धि। बुद्धि ही अनुवांशिकता के आधार पर निश्चय होता है। अगला सवाल है, कोहलर ने अपने अधिगम से संबंधित जो प्रयोग किया है उस प्रयोग में कौन से जानवर का प्रयोग किया है? तो कोहलर ने अपने अधिगम के सिद्धांत में चिंपांजी बंदर पर प्रयोग किया गया था। तो चिंपांजी इसका राइट आंसर रह जाएगा। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है। तो ये कैसा स्थानांतरण है? शून्य, लंबवत, ऋणात्मक और धनात्मक। इसे हम कहेंगे धनात्मक स्थानांतरण। यानी साइकिल चलाने वाला स्कूटर आसानी से सीख लेता है। अगला है इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो यहाँ पे लिखा है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये कथन किसने कहा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ये कहा है वॉटसन ने। ये किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान होता है। अगला है, माता पिता की अपेक्षा बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि बालक माता पिता के स्नेह की सबसे ज्यादा आशा करते हैं, इसलिए माता पिता की अपेक्षा का बालक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर माता पिता अपने बच्चे पर अगर स्नेह नहीं दिखाएंगे तो ये एक तरह की अपेक्षा कही जाएगी और यही आशा करते हैं कि माता पिता अपने से स्नेह करें। अगला है, प्रारंभिक विद्यालयी बालकों में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्नलिखित सहायक नहीं होता। इसमें नहीं पूछा आपसे कि नहीं होता है। अभ्यास, हस्तलेखन, अवांछित विश्राम, व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया। अगर आप अवांछित विश्राम करेंगे तो आप गत्यात्मक कौशल अच्छी तरह से विकसित नहीं कर पाएंगे। इसका राइट आंसर से जाएगा। अगला है पर्सनालिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व। तो ये जो पर्सनालिटी शब्द है वो किस भाषा के मूल से लिया गया है? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा लेटिन भाषा से लिया गया है। पर्सनालिटी जो शब्द है वो लेटिन भाषा से लिया गया है। अगला है इंपॉर्टेंट, रोड्सा शाही धब्बा परीक्षण। ये एक परीक्षण का नाम है जिसने हरमन रोड्सा ने ये परीक्षण दिया था। ये व्यक्तित्व परीक्षण का किस प्रकार का है? व्यक्तिगत है, प्रक्षेपीय है, अप्रक्षेपीय है या अर्ध प्रक्षेपीय? तो जो हरमन रोड्सा का जो रोड्सा शाही धब्बा परीक्षण है ये एक प्रकार का प्रक्षेपीय है। कैसा है? ये प्रक्षेपी परीक्षण है। अगला है, थॉर्नडाइक का जो बुद्धि का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? एक तत्व का है, द्वितत्व का है, बहुतत्व का है, त्रियामी का है? तो ये जो बहुतत्व जो सिद्धांत है ये किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। इसमें एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत और त्रियामी का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। अगला सवाल है, एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मासिक आयु 10 वर्ष है वो किस श्रेणी में आएगा? तो एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मासिक आयु अगर 10 वर्ष है तो एक प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। कैसा बालक कहलाएगा? वो एक प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। अगला है, ये इंपॉर्टेंट लगा लो आप, यानी ये इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा। एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है
यानी छोटी-मोटी जो वस्तुओं से वो नए-नए क्रिएटिव करता है, तो वह कैसा बालक होता है? तो वो हमेशा सृजनशील यानी क्रिएटिविटी बालक होता है। कैसा होता है? सृजनशील। तो इसका राइट ऑप्शन रह जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको इसे याद रखना है। अगला है पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर ही होने वाली अनुक्रिया को क्या कहा जाता है? केवल यानी पावलोव ने कुत्ते पर एक प्रयोग किया था, तो जब वो ध्वनि बजाता था उसी से ही अगर उसमें अनुबंधन हो जाता तो वो किस प्रकार का अनुबंधन होता? वो है अनुबंधित अनुक्रिया। कैसा है? अनुबंधित अनुक्रिया। ये इसका राइट आंसर रह जाएगा। अगला है रक्षा तंत्र, यानी किसी भी व्यक्ति में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसे रक्षा युक्तियों का यूज करके उसे कम किया जा सकता है। तो रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, थकान से निपटने में, दबाव में निपटने से, अजनबियों से। तो दबाव में निपटने में सबसे ज्यादा सहायता करता है रक्षा तंत्र, यानी जो रक्षा तंत्र युक्तियां होती है वो दबाव को कम करने में। अगला है अधिगम क्या है, यानी लर्निंग क्या है? तुरंत हो जाता है, अधिगम में समय लगता है, अधिगम ज्ञान से पूर्व हो जाता है, उपरोक्त में से कोई। तो अधिगम यानी सीखने में समय लगता है, ये इसका राइट आंसर रह जाएगा, अधिगम में समय लगता है। अगला है अधिगम में सबसे पहली भूमिका किसकी होती है? अधिगम में सबसे पहली भूमिका किसकी होती है? तो ये होती है आत्मीकरण की। किसकी होती है? आत्मीकरण की ही सबसे पहली भूमिका इसमें दर्शाती है। अगला है मस्तिष्क की प्रारंभिक सामान्य और सरलतम प्रक्रिया क्या है? मस्तिष्क की प्रारंभिक सामान्य और सरलतम प्रक्रिया क्या है? संप्रति निर्माण, प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, चेतना। तो प्रारंभिक जो प्रक्रिया है वो है संवेदना। मस्तिष्क में क्या शुरू होती है? संवेदना शुरू होती है। इसका राइट आंसर रहेगा। संवेदना के कितने प्रकार है? ध्वनि संवेदना, स्वाद संवेदना, स्पर्श संवेदना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यानी ये सभी इसकी प्रकार कहे जाते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक का सुझाव किसने दिया है? ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक का सुझाव किसने दिया है? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा आसबर ने ही यहाँ पे इस टेक्निक का सुझाव सबसे पहले दिया। अगला है गिलफोर्ड का जो बुद्धि संबंधी एक मॉडल है जो इन्होंने दिया है, जिसे हम त्रितत्व का सिद्धांत कहते हैं, जो उसमें कौन सा आयाम नहीं है? विशिष्ट तत्व, प्रक्रिया, अंतर्वस्तु, परिणाम। तो इसमें विशिष्ट जो तत्व है वो इस सिद्धांत का कोई भी आयाम नहीं होता, ये आपको राइट याद रखना है। एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है। 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वो किस श्रेणी में आएगा? तो वो आएगा आपके मंद बुद्धि श्रेणी में। अगला है एक बालक, ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, ये भी सृजनशीलता से संबंधित है। एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, तो ये संकेत उसकी किसको दर्शाता है? ये उसकी सृजनशीलता को दर्शाता है। किसकी? सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी को दर्शाता है वो, यानी असंभव होने वाली चीजों के बारे में भी वो सोचता है। अगला और इंपॉर्टेंट सवाल है उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अधिगम। यानी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में अगर संबंध स्थापित हो गया तो तब उसके क्या होता है? अधिगम हो जाएगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषता होती है? आप इसमें विशेषता पूछिए। तो इसमें ये कह रहा है कि इसमें अंतर्मुखी व्यक्तित्व में सामाजिकता के गुण बहुत कम पाए जाते हैं। यानी वो अंतर्मुखी होता है तो समाज से उसका कोई लेना देना नहीं होता, उसमें सामाजिकता के गुण बहुत कम पाए जाते हैं। तो इसमें लिखा है व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। यानी व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से किससे हुई? तो ये हुई थी पर्सोना से। किससे हुई थी? पर्सोना से। इसको इंपॉर्टेंट लगा ले, आप याद सकते हैं। खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु किस कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो एक खिलौनों की आयु होती है। पूर्व बाल्यावस्था को हम खिलौनों की आयु कहते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? इसने नहीं पूछा, आपको ये नई वाले सवाल जरूर जानना है। तो समूह में रहने की जो अवस्था है वो बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में नहीं होती है। पूर्व बाल्यावस्था का बालक समूह में रहने के बारे में नहीं जानता है। विकास और वृद्धि दो तरह के परिणाम होते हैं, तो विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछा है। विकास एक अंत्यक्रिया का फल है, विकास व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, ये इसका ऑप्शन गलत है। ये इसकी क्या है? विशेषता नहीं है। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो बाकी ये तीन ऑप्शन इसमें राइट है और ये आपका गलत रहेगा। अगला सवाल है बालकों की सोच, बालकों की जो सोच है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव और प्रत्योष से होती है। ये अवस्था कौन सी होती है? तो ये अवस्था होती है 7 से लेकर 12 तक। अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव और प्रत्यक्ष से होती है, तो ये होती है 7 से लेकर 12 तक। गर्भ में बालक विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो होगा 280 दिन। कितने दिन लेंगे? 280 दिन। अगला सवाल है नवजात शिशु का जो भार है वो शुरू में कितना होता है? तो वो होता है 7 पॉइंट। कितना होता है? 7 पॉइंट। अगला है परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है, तो परिवार एक किस तरह का साधन है? तो ये एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ये अनौपचारिक शिक्षा का साधन ही परिवार कहलाता है।
अगला है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो ये है वंशानुक्रम और वातावरण। इन दोनों का ही योगदान मानव विकास में कहा जाता है, वंशानुक्रम और वातावरण। निम्न में से पियाजे के अनुसार, पियाजे एक जो वैज्ञानिक है उसके अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, नहीं पूछा है। तो इसमें सामाजिक संचरण जो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, अनुभव है, संतुलीकरण है, बाकी सामाजिक संचरण नहीं है। अगला है फ्रोडे, पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में वाक्य किए, परंतु पियाजे ने क्या कहा? पियाजे ने कहा है कि शेषवा अवस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित होते हैं। तो ये आप पियाजे ने कहा है। अगला सवाल है आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? वर्तमान में किस तरह का मनोविज्ञान है? वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान एक व्यवहार का अध्ययन कहलाता है वर्तमान में। पुनर्बलन, परबलन, चालक न्यूनता सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इन तीनों के सिद्धांतों के जो प्रवर्तक है वो है क्लार्क हल। कौन है? क्लार्क हल। अगला है प्रबलन के सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? प्रबलन के सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? क्रमबद्ध व्यवहार सिद्धांत, परिष्कृत सिद्धांत, चालक न्यूनता सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो ये होता है उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी रहेगा। तो सिद्धांत के तीनों नाम और है। अनुक्रिया उद्दीपक के कारण उपस्थित आवश्यकता के अनुसार होता है, ये किसने कहा है? तो ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि अनुक्रिया उद्दीपक के कारण ने होकर आवश्यकता के कारण होती है, ये किसने कहा? तो ये कहा है हल ने, क्लार्क हल ने कहा। तो ये इंपॉर्टेंट 40% थे जो अति महत्वपूर्ण थे। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।